दोस्तों, अगर भारत के स्टार्टअप स्पेस की इस समय बात की जाए तो हमारे टॉप स्टार्टअप्स जैसे कि बायजूस और जोमैटो आज बड़ी परेशानियों से गुजरते हुए दिखाई पड़ते हैं और हम आने वाले समय में कुछ और स्टार्टअप्स को भी कोलैप्स होते हुए देख सकते हैं। लेकिन आखिर एक के बाद एक क्यों बर्बाद हो रहे हैं ये स्टार्टअप्स और इनके पीछे वो कौन सी गलतियां हैं जो हुई हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडियन स्टार्टअप्स या फिर जनरली जो स्टार्टअप फील्ड में हैं, जो पहली परेशानी झेल रहे हैं वो है वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट्स के बीच चल रही जंग की। एक नॉर्मल बिजनेस और एक स्टार्टअप में बहुत फर्क होता है। अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपका सबसे पहला गोल यही होगा कि आप जितना बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको इतना प्रॉफिट मिल जाए कि आप बिजनेस और अपना घर दोनों ही चला सकें। फिर चाहे आप एक दुकान ओन करते हो या फिर फैक्ट्री, आप ज्यादा समय तक घाटा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन स्टार्टअप्स का केस ऐसा नहीं है क्योंकि उनका पूरा मॉडल ही अलग है। स्टार्टअप्स की दुनिया में कोई भी फाउंडर एक स्टार्टअप बनाने के लिए नहीं उतरता। अगर एक नॉर्मल स्टार्टअप की लाइफ देखी जाए तो सबसे पहले फाउंडर्स का उसमें 100% स्टेक होता है। फिर वो इसी आइडिया को किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को पिच करते हैं जिससे कि वो थोड़े से शेयर बेचकर पैसे उठा लेते हैं। इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल करके ये स्टार्टअप्स अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है, अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करता है और अगर प्रॉफिट ना भी हो रहा हो तो 12 से 18 महीने में वो एक और फंडिंग राउंड करते हैं, जिसमें क्योंकि अब उस स्टार्टअप की सेल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है तो उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है। पहले अगर उनकी वैल्यूएशन 50 लाख थी तो अब 2 करोड़ हो गई है। इस वजह से वो अब जब पैसा उठाते हैं तो उन्हें और भी कम शेयर्स देने पड़ते हैं क्योंकि इस बीच उनकी वैल्यूएशन 4 गुना बढ़ गई है। जितनी बार भी स्टेक्स बेचे जाते हैं वो पैसा फाउंडर्स का ही होता है जिसे वो बिजनेस को एक्सपैंड करने और अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस लाइफ साइकिल का अंत तब होता है जब ये स्टार्टअप्स अपना आईपीओ निकाल देते हैं और इसके जरिए फाउंडर्स का शेयर कंपनी में और भी कम हो जाता है। हर बार शेयर्स बेचने पर फाउंडर्स को ही फायदा पहुंचता है और इससे होता ये है कि किसी भी फाउंडर को अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं चाहिए बल्कि बस इतनी सक्सेस चाहिए कि उसकी ब्रांड की वैल्यूएशन बढ़ सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ट्विटर है जिसने अपनी शुरुआत से आज तक एक बार भी प्रॉफिट नहीं कमाया है और सालों से वो जितना पैसा बिजनेस में डाल रहे थे उससे भी कम कमा रहे थे। पर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्विटर एक ग्लोबल ब्रांड बन रहा था और इसका फायदा हमें तब देखने को मिला जब इलॉन मस्क ने $45 बिलियन में इसे खरीद भी लिया और एक ही झटके में उसके फाउंडर्स और बाकी शेयर होल्डर्स के पास काफी पैसा आ गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर ट्विटर के फाउंडर्स और शेयर होल्डर्स को तो पैसा मिल गया है लेकिन ट्विटर अभी भी लॉस पर ही चल रहा है। अब अगर इससे इलॉन मस्क को पैसा कमाना है तो या तो उन्हें ट्विटर को प्रॉफिटेबल बनाना होगा या फिर इसे किसी दूसरी कंपनी को बेचना होगा। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या गड़बड़ है। बिना प्रॉफिट्स के भी सालों तक कंपनीज को एग्जिस्ट करने दिया जा रहा है और उनके पास हमेशा ही इन्वेस्टमेंट्स भी अवेलेबल रहती हैं जिससे वो अपने बिजनेस को फंड कर सके। अब इससे पहली प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है और वो है एक्वायरिंग की। एक स्टार्टअप के अंदर लोग इस उम्मीद में पैसा लगाते हैं कि ये अपने बाकी कंपटीशन को या तो मार्केट से बाहर कर देगा या उन्हें एक्वायर कर लेगा और जब ये स्टार्टअप मार्केट में अपनी मोनोपोली खड़ी कर देगा तब इससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि एक बड़े मार्केट शेयर पर कब्जा करना। अब दिक्कत ये भी है कि इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने की टाइमिंग्स और कंडीशंस हमेशा सही नहीं होती। जैसे कि अगर हम जोमैटो का उदाहरण ले लें तो उन्होंने पहले ब्लिंकिट, जिसे पहले ग्रोफर्स भी कहा जाता था, उनके साथ 518 करोड़ की डील की और उसमें 9.16% शेयर एक्वायर कर लिया। जून 2022 में जोमैटो ने फैसला किया कि उन्हें 9.16% नहीं बल्कि पूरा 100% स्टेक चाहिए, इसलिए उन्होंने 4,447 करोड़ खर्च करके पूरी कंपनी को ही एक्वायर कर लिया। लेकिन इस एक्विजिशन के तुरंत बाद जोमैटो का शेयर प्राइस 25% तक गिर गया। लेकिन क्यों? दरअसल इस एक्विजिशन की कॉस्ट में काफी सारी गड़बड़ियां हैं। अब कहने को तो जोमैटो ने 4,447 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उन्होंने ये पैसा बाकी बचे हुए 90.84% स्टेक को खरीदने में खर्च कर लिया और 518 करोड़ वो पहले ही खर्च कर चुके थे। तो इस एक्विजिशन की टोटल कॉस्ट 4,965 करोड़ हुई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भी नहीं है दोस्तों। इस एक्विजिशन से कुछ वक्त पहले जोमैटो ने ब्लिंकिट को 1125 करोड़ का लोन दिया था जिस पर उन्हें 12% पर एनम का इंटरेस्ट मिलना था। लेकिन क्योंकि अब ये कंपनी ही जोमैटो की ही हो गई है तो इसलिए जोमैटो खुद का लोन तो नहीं चुकाएगा, इसलिए अब ये पूरा लोन भी माफ हो गया। तो अब इस डील की कॉस्ट बढ़कर 6,090 करोड़ हो गई है। यही केस हमने फार्मेसी के साथ भी देखा।
जो आज से 1 साल पहले $5 बिलियन की कंपनी मानी जाती थी, लेकिन इस साल उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि उन्होंने पिछले 2 सालों में हेल्थ केयर के सेक्टर में बहुत सी कंपनीज को एक्वायर किया था, लेकिन क्योंकि वो कोविड के बाद से उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही थी जो एक्सपेक्टेड था, इसलिए कंपनी को काफी भारी लॉसेज उठाने पड़े और फार्मेसी जैसी कंपनी जिसने अपने लाइफ टाइम में $1.1 बिलियन रेज किए थे, वो भी बर्बाद हो गई। सोचिए, जैसे स्टार्टअप के पास अगर $1 बिलियन कैश हो और वो फिर भी फेल हो जाए, तो मतलब ये स्टार्टअप सेक्टर किस कदर आपको पनिश कर सकता है। पर इसमें मार्केट का दोष भी पूरी तरह से नहीं है। दरअसल एक्वायरिंग के अलावा फार्मेसी ने जो बिजनेस चूज किया था वो भी पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं था। सरकार के लॉज के मुताबिक फार्मेसी में किसको कितना शेयर मिलेगा ये पहले से ही डिसाइडेड है, ताकि दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी ना हो जाएं। रिटेल फार्मेसिस्ट को 20% मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को 10% और एजेंट्स को 4%। इसलिए अब इतने कम प्रॉफिट मार्जिन में अपने कस्टमर्स को नए नए डिस्काउंट्स देना और अपने पैसों को दूसरी कंपनीज एक्वायर करने में खर्च करना, दोनों ही बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं थे। एक केस बायजूस का भी है दोस्तों, जो इसी तरह का है। उन्हें भी फेसबुक समेत दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर अरबों रुपए दिए, लेकिन इनका बायजूस ने क्या किया? उन्होंने ना अपनी सर्विस को बेहतर बनाया, ना कोर्स मटेरियल को बेहतर किया और ना ही स्टूडेंट्स के लिए कोर्स के रेट्स को कम किया, बल्कि उन्होंने इस पैसे को अपनी मार्केटिंग में खर्च करना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो या इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी, हर जगह आपको बायजूस का लोगो देखने को मिल जाता था। वो भी तब जब कंपनी ने रिपोर्ट किया कि 1 साल में उन्हें 4000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ है। इन सब कारणों के अलावा कुछ दूसरे कारण भी हैं जिन्होंने फिलहाल इंडियन स्टार्टअप्स के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी, और वो कारण है अमेरिका में आई फाइनेंशियल क्राइसिस। दरअसल दोस्तों, इस साल की शुरुआत तक अमेरिका बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा था। वहां पर इन्फ्लेशन काफी हाई था और साथ ही देखते ही देखते उनके 2 बड़े बैंक्स भी कोलैप्स हो गए थे। इससे हुआ ये कि सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बैंक्स जब कोलैप्स हुए तो उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स, जिनमें कुछ इंडियन स्टार्टअप्स भी थे, उनका पैसा लॉक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे वीसीज भी थे जिनका पैसा वहीं फंस गया था, जिस वजह से दुनिया भर में स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में कमी देखी गई। इसके अलावा अमेरिकन इन्फ्लेशन भी एक बड़ी वजह था। खुद सोचिए कि एक वीसी अपने पैसे किसी स्टार्टअप में क्यों डालता है? ताकि उसकी वैल्यूएशन ग्रो करे तो उसके शेयर्स का प्राइस भी बढ़े और जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उन पर उसे अच्छा रिटर्न मिले, जो बैंक्स में उन्हें नहीं मिल सकता था। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे, जिससे पहले तो लोन मिलना मुश्किल हो गया, और दूसरा ये हुआ कि जो लोग अपना पैसा यूएस बैंक या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें अच्छा रिटर्न मिलने लगा। अब क्योंकि सरकार उन्हें इतना अच्छा रिटर्न दे रही थी और सरकारी इन्वेस्टमेंट सेफ भी मानी जाती है, इसलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप्स को छोड़कर अपना पैसा अमेरिका में पार्क करना शुरू कर दिया था। अब इससे हुआ ये कि जो स्टार्टअप्स पहले से ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंडेंट थे और लगातार कैश बर्न कर रहे थे, उनके पास नई इन्वेस्टमेंट्स आना बंद कर गईं। और क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं थे, इसलिए उनके पास इतना कैश भी नहीं पड़ा था कि वो इन्वेस्टमेंट्स के अभाव में अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाए और उन्हें अपना ऑपरेशंस बंद करने पड़े। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात अब ये है दोस्तों कि कोई ये नहीं कह रहा है कि बिजनेस की शुरुआत में कैश बर्न नहीं करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट्स लेना एक बुरी आदत है, क्योंकि उसके बिना स्टार्टअप को ग्रो करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर मैनेजमेंट से ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि फार्मेसी, जोमैटो और बायजूस, जिन 3 कंपनीज के बारे में हमने बात की है, इनकी एक बड़ी गलती फंड्स को मैनेज ना कर पाने की थी। जोमैटो खैर अभी भी गेम में बना हुआ है, हालांकि ब्लिंकिट ने इस साल भी 1400 करोड़ का लॉस सहा है और जोमैटो भी 970 करोड़ से ज्यादा के लॉस में है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि वो अगले स्टार्टअप्स कौन से हो सकते हैं जो आज यही गलतियां कर रहे हैं और आने वाले समय में बर्बाद हो सकते हैं? अपनी राय में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।